कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, चाहे आप वर्ग 8 में है, वर्ग 10 में है, वर्ग 12 में है, या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए अगर देखा जाए तो इसमें से प्रश्न बहुत अधिक संख्या में पूछा जाता है। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। मादा जनन तंत्र के बारे में आज हम लोग ये निम्नलिखित बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले इसका हो जाएगा कि कौन कौन से अंग होते हैं, तथा ये जैसे कि अंग है, इसमें अब जो भी इनका काम है, क्या इनके आकार है, लंबाई चौड़ाई जो भी है, ठीक है ना, किस तरीके से दिखाई पड़ती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो चित्र रहने वाला है इसके ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना पूरा का पूरा। तथा इस टॉपिक को पूरा होने के बाद हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि महिलाओं में या मादा के अंदर जब किशोरावस्था आती है तो किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, किशोरावस्था क्या होती है, कब ये शुरू होता है, कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किशोरावस्था में आने वाले परिवर्तन के लिए, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तथा मासिक चक्र जो आता है महिलाओं में, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से कवर करने के लिए, जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और अंत में हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है लैंगिक जनन से संचारित होने वाले रोग के बारे में। अब ये रोग जो है किस प्रकार से फैलते हैं, कौन कौन इसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। मादा जनन तंत्र जो है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्य क्या होता है इसका। अब मादा जनन तंत्र जो है, इसमें इसकी जो प्राथमिक जो अंग है वो हम मानते हैं किस, तो जो मादा जनन अंग है इसमें जो प्राथमिक इकाई है वो हम मानते हैं किसको, अंडाशय को। मादा के अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग है या प्राथमिक लैंगिक लक्षण है वो हम मानते हैं अंडाशय को। जबकि हम तुलना करते हैं नर में, तो नर में हम मानते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण वृषण को। नर में जो वृषण है वो क्या है, प्राथमिक लैंगिक लक्षण या प्राथमिक लैंगिक अंग। तथा मादा के अंदर क्या होता है, मादा के अंदर पाया जाता है आपका अंडाशय। दोनों ही प्राथमिक अंग है। दोनों की संख्या जो होती है 2 होती है, यानी कि जो वृषण है उसकी संख्या नर के अंदर होगी और कितनी होगी, 2 होगी। जो अंडाशय है वो मादा के अंदर होगा तथा उसकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब ये जो दोनों ही प्राथमिक अंग है, चाहे वो नर का है चाहे मादा का है, इन दोनों से होता क्या है, नर या जो मादा, यहां से युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक, ध्यान दीजिएगा, जो चाहे वो नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है चाहे वो मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, दोनों ही अंगों से या दोनों ही लिंग में क्या होता है, वहां से सिर्फ युग्मक का निर्माण होता है। नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा तथा मादा के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होगा। नर में जो नर युग्मक का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु, जिसे अंग्रेजी में स्पर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तथा मादा के अंदर जिस मादा युग्मक का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु। मादा के अंदर क्या बनता है, अंडाणु, जिसे अंग्रेजी में ओवा या ओवम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नर में बनता है शुक्राणु, मादा में बनता है अंडाणु। नर में कहां बनता है, वृषण में, वृषण की संख्या 2। जबकि मादा के अंदर जो अंडाणु बनता है अंडाशय में बनेगा, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2। ध्यान दीजिएगा, आगे इस अंडाशय को में बनने वाले अंडाणु को डिंब भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, या फिर अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य जो है इसकी कह सकते हैं कि एक तरीके से परिचय हो गया। अब देखिए होता क्या है, अब जो नर से नर युग्मक आया है, यानी कि शुक्राणु, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि नर के शिश्न भाग से जो है
नर युग्मक मादा के अंदर क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तथा मादा का जो ये योनि वाला भाग है वेजाइना, ये उस नर युग्मक को रिसीव करता है। अब आगे क्या होता है कि जो ये नर युग्मक है यानी जो शुक्राणु आया है, ये मादा का जो मादा युग्मक है यानी जो अंडाणु है, इससे मिलकर यानी ये दोनों क्या होते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रोसेस या ऐसी क्रिया जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों संयुक्त हो जाते हैं, संचलित हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। निषेचन, ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसके फल स्वरूप निर्माण किसका होता है, तो इसका उत्तर होगा युग्मनज का, युग्मनज का। ठीक है, यानी निषेचन के फल स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, तो युग्मनज निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, आगे चल के जाइगोट क्या करता है, आगे वृद्धि करता है, विकसित होके भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे विस्तार में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे प्राथमिक अंग जो है अंडाशय, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अंडाशय की संख्या मादा के अंदर कितनी होती है, 2 होती है। ये अंडाशय जो है एक जोड़ा यानी कि वही 2 की संख्या में पाया जाता है। यहाँ पे जैसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय एक पतली झिल्ली पे, इसका नाम देखिएगा, नाम याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। पेरिटोनियम, जिस झिल्ली से बनी होती है क्या होता है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली की होती है। ठीक है, तो ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अंडाशय की संख्या कितनी होती है मादा के अंदर, 2 होती है। यहाँ पे आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं, ये और ये दोनों चीजें क्या है, अंडाशय। अंडाशय आगे चलकर यदि आप चित्र में देखेंगे यदि ध्यान से, तो पाएंगे इस अंडाशय से एक नलिका जुड़ी हुई है। ये जो अंडाशय है, इससे एक नलिका जुड़ी हुई है, जो इसे आगे जाने के लिए एक तरीके से रास्ता प्रदान करती है, एक रास्ता दिखा रही है। इस नलिका को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। ठीक है, फैलोपियन नलिका। हम थोड़ा सा नर जनन तंत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे नर के जो जनन तंत्र था, यानी कि जो वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, तो शुक्राणु को वृषण से आगे शिशु तक पहुंचाने के लिए कौन सी नलिका थी, तो वहां पे थी वास डिफरेंशिया, वास नामक नस थी। जबकि यहां पे यदि हम बात करते हैं तो कौन सी नलिका है, फैलोपियन नलिका है, जो अंडाणु को आगे प्रोसेस के लिए भेजती है। कौन सी नलिका है, फैलोपियन नलिका। इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। आगे हम देखते हैं फैलोपियन नलिका के बारे में कि ये एक जोड़ी नलिकाएं होती है जो अंडाशय के ऊपरी भागों से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है। ठीक है, ये संकुचनशील होती है। इसकी भीतरी सतह पर सीलिया लगी होती है। सीलिया क्या होती है दोस्तों, एक ऐसे बोल सकते हैं कि बाल नुमा संरचना जो आगे ढकेलने में या किसी भी चीज को गति कराने में मदद करती है। तो यहाँ पे क्या लगी होती है, सीलिया लगी होती है, जो अंडाणु को फैलोपियन नलिका के नीचे की ओर बढ़ने में सहायता करती है। एग्जैक्टली वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। इस नलिका के द्वारा ही अंडाणु जो है कहाँ प्रवेश करते हैं, गर्भाशय में। अब जो ये वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। गर्भाशय जिसे इंग्लिश में यूट्रस कहा जाता है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं यूट्रस। ये क्या होती है, ये इस भाग को आप देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग यूट्रस कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको वोम कहते हैं, सॉरी यूट्रस बोलते हैं, गर्भाशय। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब अंडाशय से अंडाणु फैलोपियन नलिका द्वारा आते हैं, कहां पे, गर्भाशय के अंदर,
तथा नर से नर युग्मक यानी कि शुक्राणु आता है मादा के अंदर योनि वाले भाग से होते हुए पहुंचता कहां पे, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय से क्या होता है, आगे बढ़कर ये आता है यहाँ पे आपके, ये भाग देख रहे हैं आप लोग, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका के पास जो पहुंचता है, और जब ये शुक्राणु मादा जनन तंत्र के अंदर वृद्धि आगे गति करते हैं, तो कोई एक शुक्राणु क्या करता है, इनमें से किसी एक अंडाणु के साथ क्या होता है, संयुक्त हो जाता है और युग्मनज का निर्माण करता है। तो तब बाकी जितने भी शुक्राणु आए थे वो सभी वेस्ट हो जाते हैं और शरीर से जो है निष्कासित हो जाते हैं, तथा बाकी जितने भी अंडाणु यहाँ पे बने हैं वो सभी क्या होते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं शरीर से। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये जो अंडाशय है, संख्या इसकी है 2। अब मानव में यदि हम बात करें नर की, तो नर में दोनों वृषण एक ही साथ काम करते हैं, यानी कि यदि हम बात करें दायां वृषण तथा बायां वृषण, तो दोनों साथ साथ काम करते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं मादा के अंदर, तो उसमें एक महीना मान के चलिए ये वाला अंडाशय वर्क करता है, अगले महीने ये वाला काम करेगा, उसके अगले महीने ये वाला काम करेगा, उसके महीने ये वाला काम करेगा, यानी कि एक एक महीने के गैप, एक महीना इन द सेंस कि 28 दिन का गैप होता है। 28 दिन ये वाला काम करेगा यानी क्रियाशील रहेगा, अगले 28 दिन तक ये क्रियाशील नहीं रहेगा, अगले 28 दिन तक कौन सी क्रियाशील होगा, दूसरे वाला, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस प्रकार साल में 13 बार कभी ये वाला अंडाशय कभी ये वाला अंडाशय क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ पे शुक्राणु प्रवेश किए हैं, क्या प्रवेश किए हैं, शुक्राणु। अब कुछ मान के चलिए कि जब जिस समय शुक्राणु मादा जनन तंत्र के अंदर प्रवेश किए हैं, उस समय ये वाला जो अंडाशय है वो क्रियाशील है। अब इसके तत्पश्चात क्या होगा, जो शुक्राणु इस तरफ जाएंगे वो वेस्ट हो जाएंगे, जो शुक्राणु इधर सामने आके टकराएंगे वो भी वेस्ट हो जाएंगे, और जो शुक्राणु इस तरफ प्रवेश करेंगे वो उनमें से कोई एक शुक्राणु जाकर क्या होगा, किसी एक अंडाशय से किसी एक अंडाणु से क्या होगा, संयुक्त होगा या मिलेगा। बाकी इधर जो भी अंडाणु आए थे, शुक्राणु आए थे, वो सभी वेस्ट हो जाएंगे और निष्कासित हो जाएंगे शरीर से। यानी कि यदि आप जनन के लिए मिनिमम 7 ml शुक्राणु की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें से यदि आप देखते हैं तो लगभग 70% तक जो शुक्राणु है वो तो ऐसे ही शरीर से निष्कासित हो जाता है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी देख लेते हैं कि ये मोती दीवार वाली पेशीय थैली के समान एक रचना है। ठीक है, जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रेणी गुहा में स्थित होती है। गर्भाशय की गुहा में ही भ्रूण यानी कि एम्ब्रो का विकास होता है। एम्ब्रो का विकास कहाँ होता है, यही गर्भाशय के अंदर ही होता है। ठीक है, इसकी सामान्य स्थिति कितनी होती है, 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। लेकिन अब जब इसके अंदर जब बच्चा पल रहा होता है उस समय इसका आकार बढ़ जाता है, लेकिन सामान्यतः इसकी आकार कितना होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर का होता है। इसका जो निचला भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीवा कहते हैं। इसका जो ये नीचे वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा यानी कि सर्विक्स। इसके निचले भाग को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसका जो निचला भाग है यानी कि योनि। योनि के अंदर ही क्या होता है मित्रों, कि जब नर जनन तंत्र से या नर के जनन भाग से नर युग्मक मादा के अंदर प्रवेश करता है, यही वो स्थान है जो क्या करता है, शुक्राणु को रिसीव करता है, शुक्राणु को प्राप्त करता है। यदि यहाँ थोड़ा सा हम पीडीएफ में भी देखते हैं कि इसकी सामान्य रचना कितनी आकार की होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर लगभग ये लंबी होती है। ये तंतु में यानी कि संयोजी उत्तक की बनी होती है, बाहर की ओर एक छिद्र वाल्वा द्वारा खुलती है। योनि संभोग या मैथुन के समय नर के शिश्न को ग्रहण करती है, जिससे स्वखलित वीर यानी कि वही आपका स्पर्म कह सकते हैं, जो शुक्राणु है, मादा जननांग के अंदर पहुंचते हैं। जन्म के समय शिशु मूत्र, मासिक स्त्राव, ये सभी इसी भाग से होता है। सारा कुछ कहां से होगा, इसी भाग से होगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का
मादा जनन तंत्र। इसमें एक बार हम लोग इस चित्र के ऊपर ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है। सबसे पहले प्रारंभ कहां से होता है? नर के जनन अंग से नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का योनि में प्रवेश करना। सबसे पहला स्टेप होता है नर से शुक्राणु मादा के योनि में प्रवेश करेगा। उसके बाद क्या होता है? ये आगे कहां प्रवेश करेगा? गर्भाशय से होते हुए अब वो जाता है फैलोपियन नलिका की तरफ। किस तरफ प्रवेश करता है? फैलोपियन नलिका की तरफ प्रवेश करता है। फैलोपियन नलिका की तरफ प्रवेश करता है। अब फैलोपियन नलिका से होते हुए आगे वो रास्ता किस तरफ जाता है? अंडाशय की तरफ। और मादा के अंदर अंडाशय की संख्या होती है 2, लेकिन एक समय में सिर्फ एक अंडाशय ही क्रियाशील होता है, जिसके फलस्वरूप जो अंडाशय क्रियाशील नहीं है और उस तरफ जो शुक्राणु किया गया है वो वेस्ट हो जाता है तथा ये सामने टकराकर भी काफी मात्रा में शुक्राणु वेस्ट हो जाता है। अतः लगभग 70% तक जो शुक्राणु है वो वेस्ट हो जाता है। तो जनन के लिए लगभग 7 ml शुक्राणु का मादा के अंदर पहुंचना आवश्यक है। अदरवाइज क्या होता है कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाती है। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयुक्त होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, जिसमें क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें कुछ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि महिलाओं के अंदर नसबंदी कराई जाती है, तो ये जो तथ्य आपने सुना है बिल्कुल ही गलत है। ये जो आपने तथ्य सुना है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब अंडाशय में बनते हैं अंडाणु और यही अंडाणु आगे जाके शुक्राणु से जब संयुक्त होते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तथा जो आगे चल के भ्रूण का रूप लेता है। अब होता क्या है कि अब जो महिलाओं में नसबंदी करानी होती है, जो आप शब्द सुनते हैं उसी के साथ मैं आगे आपको समझाना चाह रहा हूं। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि इस नलिका को ही काट दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये जो अंडाणु है वो आगे गति नहीं कर पाते, गमन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नलिका को काटा जाता है, अतः इसे हम नलबंदी कहते हैं। नलिका को काटा जाता है, अतः इसे क्या कहेंगे? नलबंदी कहेंगे। कौन सी नलिका को काटते हैं? फैलोपियन नलिका को। फैलोपियन नलिका को इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबेकोटोमी। ट्यूबेकोटोमी। ट्यूबेकोटोमी में क्या होता है? जो फैलोपियन नलिका है इसी को काट दिया जाता है ताकि क्या हो? अंडाणु जो है आगे निषेचन में भागीदारी ना ले। जब अंडाशय को जब काट दिया जाता है तो उसके बाद इसका कोई मुख्य रोल रह नहीं जाता है, क्योंकि अंडाशय से जब अंडाणु बनते हैं वो निषेचन की प्रक्रिया में भागीदारी देते हैं। अब जब ये अंडाणु आगे गमन ही नहीं करेंगे तो इस अंडाशय का कोई रोल नहीं होता है, अतः डॉक्टर क्या करते हैं? इसको भी काट के शरीर से बाहर निकाल देते हैं ताकि आगे ये कैंसर का रूप ना ले, ठीक है। तो ये भाग ही रह जाता है। इसके बाद हम लोग रुकिएगा एक मिनट, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था में लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। अब दोस्तों किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था क्या होता है तथा इसमें क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं लड़कियों के अंदर? तो किशोरावस्था वो अवस्था होती है जिसमें क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि मादा के अंदर अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी किशोरावस्था में लड़कियों के अंदर शारीरिक रूप से अगर देखें तो कई सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे कि क्या होता है 12 वर्ष की उम्र में लड़कियों के पीरियड शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स यानी कि वही मासिक चक्र। क्या होते हैं? मासिक चक्र। अब मासिक चक्र से संबंधित मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो अंडाशय है 1 महीने अगर यानी कि बात करें हम 28 दिन इस तरफ वाला काम कर रहा है, अगले 28 दिन दूसरे तरफ वाला काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि यदि ये अंडाणु निषेचन में भाग नहीं लिए तो ये क्या होते हैं?
वेस्ट हो जाते हैं, अतः ये शरीर के द्वारा दोबारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। अब जो ये निष्कासित होती है तो रक्त के साथ निष्कासित होती है शरीर से, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पीरियड्स यानी कि मासिक चक्र कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है, जो महिलाओं में प्रत्येक 28 दिन में देखते हैं यदि तो लगभग 4 से 7 दिन का लगभग रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। लड़कियों की किशोरावस्था में क्या होता है, स्तनों का आकार बढ़ जाता है, स्तनों का आकार बढ़ने लगता है, और इसमें शारीरिक परिवर्तन के दौरान लड़कियों की हाइट भी इसी अवस्था में बढ़ती है। आपने अपने आसपास में भी देखा होगा कि कोई बच्ची है 10-11 साल की है, उसकी हाइट छोटी है, नॉर्मल है, और 2 या 3 साल बाद देखते हैं तो एकदम से उसकी हाइट कुछ ऐसी बढ़ जाती है असामान्य रूप से, जिससे देख के लगता है कि लगभग वो 17-18 साल की है। तो वो इसी अवस्था में होता है, किशोरावस्था के दौरान। कमर की जो चौड़ाई है ये भी लगभग बढ़ने लगती है, ये भी किशोरावस्था का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अच्छा, एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें क्या है कि ये अंडाशय से अंडाणुओं का बनना बंद हो जाता है। तो जब अंडाशय से अंडाणु का बनना बंद हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि वो प्रेगनेंसी के लिए अब सक्षम नहीं है। ठीक है, अब वो इन फ्यूचर वो मां नहीं बन सकती है, क्योंकि अंडाशय से अंडाणु बनेंगे, वो शुक्राणु के साथ संयुक्त होंगे, तभी निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था में जब महिलाएं पहुंचती हैं तो उस समय उनके अंडाशय से अंडाणु बनना बंद हो जाता है। अतः क्या होता है, उस समय जो पीरियड्स आने हैं, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि जो लैंगिक जनन से संचरित होने वाले रोग हैं, यानी कि ऐसे रोग जो लैंगिक जनन या संबंध बनाते हुए या फिर नर के जनन अंग से या मादा के जनन अंग से एक दूसरे में फैलते हैं, उस तरह की बीमारियों में। तो ऐसी बीमारियां जो हैं वो 3 तरीके से फैल सकती है, या तो किसी बैक्टीरिया से, या किसी वायरस से, या किसी प्रोटोजोआ से। ये 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अधिक बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि ऑप्शन दिया रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है। तो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं गोनेरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस तथा सर्विसाइटिस। ये सभी जो बीमारियां हैं ये क्या है, बैक्टीरिया से फैलते हैं, तथा ये किस क्रम में है, ये है आपके लैंगिक जनन संचारित रोग। वायरस से फैलने वाला कौन सा है इसमें से, एड्स बहुत ज्यादा इसमें से आप लोगों ने नाम सुना होगा, एड्स का और HIV का। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तथा HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तथा सर्विकल कैंसर, ये सभी जो बीमारियां हैं ये कैंसर, ये सभी किससे संबंधित है, वायरस से संबंधित है। तथा प्रोटोजोआ से संबंधित है यहाँ पे ट्राइकोमोनियोसिस। ट्राइकोमोनियोसिस जो उनसे बीमारी है ये प्रोटोजोआ से होती है। तो अभी आज के हमने इस वीडियो में मादा जनन तंत्र के बारे में संपूर्ण तरीके से पढ़ा है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसके बारे में एक और वीडियो बनाकर आपको डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और बायोलॉजी को तथा अन्य सभी विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए तथा जानने के लिए एक बार आप हमारे चैनल से जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।